जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, इंडियन पॉलिटी का फाउंडेशन बैच हमने स्टार्ट किया था और उसी की श्रेणी में आज ये तीसरा क्लास है। इससे पहले 2 क्लासें प्रोवाइड हो चुकी हैं और आज हम जानते हैं संविधान का निर्माण कैसे हुआ, किस किसने संविधान निर्माण की मांग उठाई, किसने संविधान का गठन किया, कौन कौन सी बैठकें हुई हैं, कौन कौन अध्यक्ष बना था, एक एक करके पूरा डिटेल से जानेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपके एग्जाम में संविधान आ रहा है या पॉलिटी आ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए एकदम रामबाण सिद्ध होगा। पूरा वीडियो देखिएगा, मजा जरूर आएगा। और ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। बहुत शानदार तरीके से मैंने इस पीडीएफ को बनाया है, आप देख पा रहे होंगे। ये टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम से आप इसको डाउनलोड कर लेना और अपना नोट्स बनाना। नोट्स बिल्कुल नोट्स के क्रम में ही मैंने इसको लिखा हुआ है, ताकि आपको कई और किताबों का पढ़ना वढ़ना ये सब कुछ खत्म हो जाए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान का निर्माण कैसे हुआ, वही टॉपिक आज हमारा। और इससे पहले 2 पेज हम टेलीग्राम पर भेज देंगे। उसमें अंतरिम सरकार का गठन में जो 14 सदस्य बने थे वो और स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल, उन दोनों का पिक भेज देंगे, वहां से उसको नोट्स बना लेना, ठीक है। तो बात करेंगे संविधान निर्माण की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें संविधान निर्माण की मांग किसने की थी, सबसे पहले अगर बात करें संविधान सभा की मांग किसने की थी, अगर कभी प्रश्न आएगा तो एम.एन. राय ने की थी। एम.एन. राय यानी मानवेंद्र नाथ राय ने कब की थी, तो याद रखेंगे 1934 ईस्वी में की। कब की थी? 1934 ईस्वी में की थी, ये आपको याद रखना है। जब एम.एन. राय ने संविधान सभा की मांग की तो राष्ट्रीय कांग्रेस वाले बोले हम क्यों पीछे हटे। फिर कांग्रेस वालों ने अगले ही वर्ष 1935 में संविधान सभा की मांग कर डाली कि हमको भी संविधान सभा चाहिए। यही लिखा है कि कांग्रेस ने पहली बार अगर प्रश्न आएगा कब मांग की थी, तो 1935 में मांग की थी। और ये सब देखते हुए जवाहरलाल नेहरू के चुप रहे थे। इन्होंने कहा था बिल्कुल संविधान सभा की मांग चाहिए और दूसरा वयस्क मताधिकार के अनुसार संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा। ये नेहरू जी ने कहा था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा में जो सदस्य होंगे बनाने वाले वो चुने जाएंगे। और यही प्रस्ताव जो इन्होंने रखा था इसको माना गया था 1940 ईस्वी में। और ये प्रस्ताव कब दिया गया था? 1938 ईस्वी में इन्होंने कहा था। यहाँ पर लिखा नहीं, यहाँ पर हम लिख देते। कांग्रेस की तरफ से नेहरू ने घोषणा संविधान सभा का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। और ये बात की गई थी 1938 में। 1938 में, याद रखना। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसको कब माना? 1940 ईस्वी में। और इसी को कहा जाता है बेसिकली अगस्त प्रस्ताव। इसी को क्या कहा जाता है? अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। तो इतनी बात यहाँ पर हो गई थी। लेकिन ये मत कहना कि सर नेहरू रिपोर्ट भी तो आई थी। सर वो फंडामेंटल राइट के लिए आई थी, याद रखेंगे। जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो जानेंगे नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी, क्या क्या उसके प्रावधान थे, ठीक है। उसके बाद क्रिप्स मिशन हमने पिछली क्लास में देखा था, 1942 में आया था स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा। उसमें क्या क्या बातें की गई थी वो हमने जाना था बहुत शानदार तरीके से। पीछा वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना दिया इंडियन पॉलिटी फाउंडेशन बैच के नाम से, ठीक है। उसके बाद बेबेल योजना 1945 में आई थी। इसमें एक प्रस्ताव रखा गया था कि भारत का गवर्नर जनरल अंग्रेज होगा और कमांडर इन चीफ को छोड़कर बाकी सभी सदस्य भारतीय हो जाएंगे। ये प्रस्ताव बेबेल योजना में किया गया था। और ये कब आई थी? 1945 ईस्वी में। इसको शिमला समझौता के भी नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। उसके बाद हमने कैबिनेट मिशन के बारे में पिछली क्लास में बहुत अच्छे से जाना था। इसमें 3 सदस्य थे, पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा ये मिशन लाया गया था। इसका उद्देश्य था संविधान का निर्माण करना। इसका उद्देश्य था दोस्तों, ये हमने पिछली क्लास में जाना। उसके बाद जब सब यहां पर फिर हेडिंग डालेंगे संविधान सभा का गठन किया गया था। उसमें कुल 389 सदस्य थे। कितने थे? 389 सदस्य थे। कहां से कितने सदस्य थे अब देखेंगे। तो इसका आधार क्या माना था? इन्होंने कहा था कि जितने भी प्रांत हैं, जो वर्तमान में हम राज्य के नाम से जानते हैं, उसमें प्रांत कहते थे, जितने भी प्रांत हैं उनको 3 भागों में बांटा गया। मान लेते हैं, एक मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू रखा है, मान लेते हैं ये संयुक्त प्रांत है जो वर्तमान में हमारा उत्तर प्रदेश है। संयुक्त प्रांत से उन्होंने कहा था कि एक प्रांत में 3 ढांचे होंगे, यानी 3 समुदायों में बांटा जाएगा। पहला समुदाय मुस्लिम का होगा, दूसरा सामान्य का होगा और तीसरा होगा सिख का। तीनों अपने जो जनसंख्या के अनुपात में, देखेंगे हमारी जनसंख्या कितनी है उसके अनुपात में संविधान सभा में सदस्यों को भेजेंगे। अनुपात क्या रहेगा जनसंख्या का? तो इन्होंने जनसंख्या का मापन किया था कि 10 लाख पर एक
प्रतिनिधि जाएगा संविधान सभा में, इन्होंने मापन किया था। तो याद रखेंगे 10 लाख, कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कितने लाख पर एक प्रतिनिधि, तो 10 लाख पर एक प्रतिनिधि की बात की गई थी। सभी प्रांतों में 3 समुदाय में बांटा गया था, सामान्य, सिख और मुस्लिम को। तो उसी के आधार पर सदस्य कितने थे, 389। इनमें से कितनी सीटें, 296 सीटें ब्रिटिश प्रांत को मिली है। ब्रिटिश प्रांत में 296, लेकिन उनमें से जो 4 सीटें थी, जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र भी कहते हैं या उसको कहेंगे मुख्य आयुक्त प्रांत भी कहेंगे, उनको 4 दिया गया था। तो टोटल यहां पर कितनी ब्रिटिश की हो जाएंगी, 292 और 4 96। ठीक है, 4 कौन कौन सी थी, दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़, कुर्ग और बलूचिस्तान। ये 4 हमारे कमिश्नरी क्षेत्र से थे, याद रखेंगे। और 93 सीटें देसी रियासतों को मिली थी। इनमें से कितनी मिली थी देसी रियासत को, 93 सीटें देसी रियासत को, और 292 सीटें ब्रिटिश प्रांत को, और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र या फिर हम कह सकते 4 मुख्य आयुक्त प्रांत को मिली थी। आधार क्या बनाया था, मैंने कहा था 10 लाख पर एक प्रतिनिधि जाएगा, ये आधार माना था। और याद रखेंगे इनका जो चुनाव हुआ था ये किस प्रक्रिया से ऊपर जाएगा, तो एकल आनुपातिक या एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर इनका चुनाव होगा। और ये क्या होता है, जब हम राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे, उपराष्ट्रपति का करेंगे, तब इसको डिटेल से जानेंगे कि एकल संक्रमणीय पद्धति क्या होती है या मतदान प्रणाली क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बस इतना समझेंगे, यहाँ से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, सीटें पूछी जाती हैं, कुल कितनी थी और किसको कितनी सीटें मिली थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे कि संविधान सभा के लिए फिर चुनाव हुआ था। फिर संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था तो कितनी सीटें थी, 296 सीटें थी। कितनी सीटें थी, 296 सीटें थी। 296 में से 208 सीटें कांग्रेस वालों को मिली और 93 सीटें मुस्लिम लीग को मिली थी और 15 सीटें जो छोटे छोटे समूह थे, छोटे स्वतंत्र प्रांत थे, उनको मिली थी। या हम कह सकते हैं 296 सीटों का ये मिलान बिंदु। ठीक है ना, तो जुलाई अगस्त में चुनाव हुआ था और इस चुनाव में इतने ही सदस्य थे, तो किसको कितनी सीटें मिली थी, ये भी हमारे एग्जाम में प्रश्न आता है। लेकिन हुआ क्या था, यहाँ पर ये क्या लिखा है, देसी रियासतों की आवंटित जो सीटें थी 93, लिखा है 93, भर नहीं पाई क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा था कि हम संविधान सभा से अलग रहेंगे, नहीं मानेंगे। आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि किसी भी क्षेत्र में संविधान जो नहीं मानेंगे वहां लागू नहीं किया जाएगा, वो मैंने आपको समझाया था बहुत अच्छे तरीके से। तो वही यहाँ पर कहा गया, जो देसी रियासत थे वो बोले हम संविधान से दूर रहेंगे, हम संविधान से कोई मतलब नहीं है, जो हमारी 93 सीटें हैं वो मिक्स नहीं की जाए। 93 लोग संविधान सभा में नहीं गए थे, हम ये बोल सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे संविधान सभा की कार्य प्रणाली क्या है, संविधान सभा की कितनी बैठकें हुई है, कौन सी बैठक में कौन सम्मिलित हुआ था, कौन नहीं हुआ था, ये फैक्ट पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप संविधान सभा की कार्यप्रणाली, फिर लिखेंगे पहला फैक्ट कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, कहां हुई। तो सबसे पहले कब हुई थी ये देखेंगे, सबसे पहले कब हुई थी, तो लिखा है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को पहली बैठक हुई है। अब इसी के अंतराल में इतने सारे फैक्ट हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्या क्या एक एक करके देखते हैं। अगर ये पूछा जाए कि संविधान सभा की पहली बैठक में कुल कितने सदस्य थे या कितने सदस्य उपस्थित थे, तो 211 लोग थे। ये लिखा भी है 211 लोगों ने भाग लिया था टोटल। और ये जो बैठक हुई थी पहली, ये फ्रेंच मॉडल पर आधारित थी। फ्रेंच मॉडल का आधार का मतलब ये है, इसमें कहा गया था कि जो वरिष्ठ नेता होगा, जो सबसे उम्र जिसकी ज्यादा होगी, उम्र दराज व्यक्ति होगा, उसी को अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो उस सभा में सबसे ज्यादा उम्रीले जो व्यक्ति थे उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा और उनको अस्थायी रूप से या अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। प्रश्न आता है अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया था, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया था, वो भी सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। अगर कभी स्थायी पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। यही यहाँ पर लिखा है कि यह बैठक फ्रेंच मॉडल पर आधारित थी और सबसे वरिष्ठ जो सदस्य थे उसका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा, उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इच्छा होगा अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्या हुआ था, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। क्यों, उनको पाकिस्तान चाहिए, वो अपना पाकिस्तान की रट लगाए थे, हमको पाकिस्तान चाहिए, हमको अपना अलग संविधान चाहिए, ये वगैरह। तो संविधान ने उसका बहुत ज्यादा विरोध किया था संविधान सभा की पहली बैठक का। तो प्रश्न आता है कि मुस्लिम लीग ने किसका बहिष्कार किया था, कौन सी बैठक का, तो प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था।
उसके बाद इस बैठक में हैदराबाद रियासत ने भाग नहीं लिया। अभी मैंने क्या बोला था कि इसमें कहा गया था कि देसी रियासत खुद को संविधान सभा से दूर रखना चाह रही थी, इसलिए हैदराबाद रियासत ने भाग नहीं लिया। तो प्रश्न आता है कि संविधान सभा की पहली बैठक में कौन सी रियासत ने भाग नहीं लिया था? वो हैदराबाद रियासत है। उसके बाद प्रश्न आता है पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। याद रखेंगे दिल्ली में हुई थी, सिंपल सी बात है। अगर आपसे ये पूछा जाए संविधान सभा में कुल कितनी महिलाओं ने भाग लिया, याद रखेंगे यहाँ पर जो प्रतिनिधि चुने के जा रहे थे तो वहां पर महिलाओं को भी भाग लेने का अधिकार था। और इसमें कुल संविधान सभा की सभी महिलाओं की बात करेंगे तो कुल टोटल 15 महिलाओं ने पूरी संविधान सभा में भाग लिया था। ये आपको याद रखना है, कई बार पूछा जाता है कि कितनी महिलाओं ने भाग लिया था, तो 15 महिलाओं ने भाग लिया था, याद रखेंगे। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये इतने फैक्ट हमको यहाँ से याद होने चाहिए। उसके बाद बात करेंगे संविधान सभा की दूसरी बैठक। याद रखेंगे 2 दिन के बाद हुई है, पहली 9 को हुई है, दूसरी 2 दिन के बाद कब हुई है? 11 को हुई है। फिर तीसरी कब होगी? 2 दिन के बाद यानी 13 को होगी। 3 बैठक 2 दिन के अंतराल से हुई थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई है? तो ये डेट आपको याद रखनी है, 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसी दिन संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए थे, वो भी स्थायी। प्रश्न आता है स्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, लेकिन अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था पहली बैठक के अनुसार, क्योंकि वो वरिष्ठ नेता थे। उसके बाद में प्रश्न आएगा कि इसी में 2 उपाध्यक्षों को चुना गया था। 2 उपाध्यक्ष कौन कौन से? एक का नाम है HC मुखर्जी, हरीश चंद्र मुखर्जी। दूसरे का नाम है BT कृष्णमाचारी, BT कृष्णमाचारी या कृष्णामाचारी। ये उपाध्यक्ष चुने गए थे दूसरी संविधान सभा जब हुई थी, कब? 11 दिसंबर 1946 को, तब भी उपाध्यक्ष चुने गए थे। ये फैक्ट भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद बात करेंगे तीसरी बैठक कब हुई है, टोटल बैठक कितनी हुई, सब कुछ देखेंगे हम, और ये PDF भी आपको दिया जाएगा। तो तीसरी बैठक कब हुई है? तो मैंने कहा था 2 दिन के अंतराल से हुई है, 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई थी। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? क्योंकि इसी दिन जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जो आगे चलकर उसमें बहुत सारी चीजें संशोधित हुई थी, और वही आगे चलकर एक प्रम्बल का रूप यानी प्रस्तावना के रूप में हमको देखने को मिलता है, या संविधान का जो दर्शन है प्रस्तावना उसके रूप में देखने को मिलती है। क्या? उद्देश्य प्रस्ताव। तो प्रश्न आता है उद्देश्य प्रस्ताव पेश कब किया गया था? तीसरी बैठक में। डेट क्या है हमारा? 13 दिसंबर 1946 को। और उद्देश्य प्रस्ताव को मंजूरी कब दी गई थी? सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति मिली थी। ये भी प्रश्न आता है कब स्वीकृति मिली थी, तो ये डेट हमको याद रखनी है। उसके बाद संविधान सभा में कुछ अन्य कार्य हुए थे, उनके बारे में हम जान लेते हैं। संविधान सभा ने बहुत सारी चीजों को अडॉप्ट किया था, अपनाया था, उनको एक एक करके देखते हैं। 1949 को भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता ले ली। तो प्रश्न आता है कॉमनवेल्थ की सदस्यता कब ली थी? तो 1949, ये डेट आपको याद रखनी है। उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय ध्वज की कहानी ऐसी है जी, पहली बार जब कब फहराया गया था? तो पहली बार 1929 ईस्वी में लाहौर, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन चल रहा था, रावी नदी के किनारे पहली बार झंडा फहराया गया था। और कहा गया था कि अब प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे। तो भारत का पहला पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है, हमको याद रखना है। तो वही लिखा है 29 को कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, लाहौर में हुआ था, और इसमें डिसाइड किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को पूरे राष्ट्र में प्रथम पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और तब से हमेशा ये मनाते हुए आए थे लोग, और उसी का कारण था कि हमारा संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को बहुत सारी चीजों के साथ लागू हुआ था पूर्ण रूप से। प्रश्न आता है कि जो झंडा गीत है उसकी रचना किसने की है? जो झंडा गीत है उसकी रचना किसने की है? तो याद रखेंगे श्यामलाल ने उसकी रचना की है। और याद रखेंगे राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? ये कई बार डेट पूछी जाती है कि राष्ट्रीय ध्वज को संविधान में कब अपनाया था? तो याद रखेंगे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और एक प्रश्न और आता है कि इसकी डिजाइन, जो ध्वज है हमारा, उसकी डिजाइन किसने किया था? तो याद रखेंगे पिंगल वेंकैया ने इसका डिजाइन किया था। किसका? ध्वज का। ये प्रश्न आपको याद होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये सब फैक्ट हमको याद होने चाहिए, और यहाँ पर मैंने ध्वज को भी ऐड कर दिया है। तो ध्वज की आपसे कभी पूछेगा लंबाई और चौड़ाई कितनी है, याद रखना। कभी कभी रेशियो अलग दे देगा, चौड़ा की जगह लंबाई दे देगा, लंबाई की जगह चौड़ाई दे देगा। अगर लंबाई चौड़ाई पूछेगा तो 3 अनुपात रहेगा,
अगर उसने बोला चौड़ाई और लंबाई तो 2:3 हो जाएगा, यानी अगर यहाँ पर चेंज करेंगे तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा, हाँ या ना। और आपको पता है ध्वज में 3 कलर होते हैं, कितने कलर होते हैं? 3, केसरिया, सफेद और ग्रीन यानी हरा। केसरिया रंग आत्मनियंत्रण को दर्शाता है, जो व्हाइट कलर है वो दर्शाता है शांति और सत्य को, समृद्धि और हरियाली को ग्रीन कलर दर्शाता है, ये भी आपको याद रखने हैं। और ये भी पूछा जाता है कि इसके अंदर जो तीलियां हैं उनकी संख्या कितनी है, तो याद रखेंगे 24 है, जो 24 घंटों को दर्शाती है। ये भी प्रश्न हमको याद रखने हैं, ठीक है। तो इससे ज्यादा फैक्ट नहीं पूछे जाते हैं। और एक प्रश्न आता है कि 24 तीलियां हैं बाला अशोक जो चक्र है उससे अंकित किया गया है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद राष्ट्रीय चिन्ह की बात करेंगे। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है हमारा? आपको पता है कि अशोक की लाट है, अशोक की लाट कहते हैं राष्ट्रीय चिन्ह, या अशोक का चिन्ह कहते हैं। वाराणसी के समीप सारनाथ में स्थित अशोक का चिन्ह मिला था, इसमें क्या क्या है? 4 शेर हैं, ये लिखा भी 4 शेर है, एक दूसरे के पीठ करके खड़े हैं। 3 तो दिख रहे हैं, चौथा नहीं दिख रहा है, चौथा पीछे, याद रखेंगे। और याद रखेंगे उसके नीचे, जस्ट नीचे गोल आधार बनाया गया है, उसके पास में एक हाथी, ये वाला दिख रहा है, एक हाथी है, और उसके पास में एक घोड़ा है, और एक सांड और एक सींग बने हुए हैं, वो इसमें नहीं दर्शाए, सिर्फ पीछे हैं। एक सांड और एक सींग है, और उसके जस्ट नीचे यहां पर लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, जो नीचे लिखा है ये ऊपर होगा, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। और ये कहां से लिया गया? मुंडको उपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते, ये हमको याद होना चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको भी याद रखना है। उसके बाद बात करेंगे राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान कब गाया गया था और इसकी रचना किसने की थी? तो राष्ट्रीय गान की रचना 1911 ईस्वी में की थी, किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। और पहली बार ये कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के गाया गया था, वो भी 1911 में ही। कब गाया गया था? 1911 में पहली बार गाया गया था, ये लिखा हुआ है। और ये संविधान में इसको कब अपनाया गया था? ये डेट कई बार पूछी जाती है, 24 जनवरी 1950 को संविधान में इसको अपनाया गया था। ये फैक्ट कई बार पूछा जाता है, हमको याद रखना है। बात करेंगे राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम, है ना, इसकी रचना किसने की थी? तो याद रखेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी, कई बार पूछा जाता है। और एक बार ये भी पूछा गया था कि इसको पहली बार कब गाया गया था, तो ये डेट याद रखनी है, 1896 में गाया गया था, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन में। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम यानी राष्ट्रीय गीत गाया गया था, ये याद रखेंगे। और इसकी जो धुन है उसको तैयार किसने किया था? पन्नालाल घोष ने उसकी धुन को तैयार किया था, ये फैक्ट हमको याद होना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे कि 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक हुई है। टोटल कुल कितनी बैठकें हुई हैं? अब ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। कैसे? ऑप्शन में अगर 11-12 में से एक आए तो दोनों सही हो जाएंगे। जैसे मान लो ऑप्शन में आया 10, 11, 12 आया ही नहीं, तो 11 सही हो जाएगा। संविधान में कुल 11 बैठकें हुई हैं, अगर इसको मिला दिया जाए तो टोटल 12 बैठकें हुई हैं। इसको इसलिए नहीं मिलाते क्योंकि ये कहा जाता है कि 24 जनवरी 1950 को सभी लोगों ने हस्ताक्षर करके भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था। लेकिन कुछ किताबें 12 लिखती है, कुछ किताबें 11 लिखती हैं। अब ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में अगर 11 है तो 11, ऑप्शन में 12 है तो 12, इसको काउंट करके 12 हो जाता है। अगर आपसे प्रश्न आएगा कि संविधान बनने में कुल समय कितना लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था संविधान बनने में, याद रखेंगे। प्रश्न आता है कुल बैठकें कितनी हुई, तो ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। 11 होगा तो 11 भी सही होगा, 12 होगा तो 12 भी सही होगा। कुछ लोग 11 मानते हैं, कुछ लोग 12 मानते हैं, क्योंकि इसको ऐड नहीं करते हैं। प्रश्न आएगा कि संविधान के जो निर्माता थे, जिसने संविधान को बनाया था, जिसे संविधान का जनक कहा जाता है, तो उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधान को बहुत गहराई से पढ़ा और उनका अवलोकन किया, और बहुत सारे देशों से संविधान को एडॉप्ट भी किया। जैसे हम विदेशी स्रोत पढ़ते हैं तो वहां पे देखते हैं कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, एकल नागरिकता कहाँ से ली गई। इसका मतलब यह है कि हमने एडॉप्ट किया है कहीं ना कहीं से, यानी 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया था हमने। लगभग संविधान के प्रारूप पर 114 दिन की बहस हुई थी। संविधान का जो प्रारूप था उस पर 114 दिन बहस हुई थी। तो प्रश्न आता है कि संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई थी, तो 114 दिन। प्रश्न आता है निर्माताओं ने संविधान जो निर्माण किया था उस पर कुल कितना खर्चा आ गया था, तो लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा आ गया था संविधान बनने में। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। संविधान अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, याद रखेंगे। हिंदी में इसका ट्रांसलेट किया गया था, किसने किया था हम आगे देखते हैं। और इसका
किसने इसका डिजाइन तैयार किया था, ये सब कुछ हम आगे देखते हैं। तो इतने फैक्ट हमको यहाँ से याद रखने हैं। केवल एक फैक्चुअल पार्ट है दोस्तों, केवल यहाँ फैक्ट पूछे जाते हैं और मैंने यहाँ पर फैक्ट ही लिखे हैं। बात करते हैं संविधान अपनाया कब गया था। संविधान अपनाया का मतलब है संविधान कब अपनाया गया था या कब अंगीकृत किया गया था। ये दो प्रश्न आएंगे। तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत या अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया था। क्योंकि ये डेट का तो हमें वेट था कब से, आपको पता है कि 1930 ईस्वी में प्रथम बार पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया था 26 जनवरी को, तब से वेट था। और इसी दिन बहुत सारे कानूनों को लेकर 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। कुछ चीजें 26 नवंबर 1949 को भी लागू कर दी गई थी। प्रश्न आता है कि संविधान सभा ने प्रतीक चिन्ह के रूप में किसको माना था, तो हाथी या एलिफेंट को प्रतीक चिन्ह के रूप में माना गया था। और जो कैलीग्राफी यानी जो हस्तलिखित संविधान हस्तलिखित लिखा गया था, तो हस्तलिखित किसने लिखा था, तो याद रखिए प्रेम बिहारी नारायण ने संविधान को की जो कैलीग्राफी थी पहली जो हस्तलिखित था वो किसने लिखा था, प्रेम नारायण ने। याद रखेंगे प्रेम बिहारी नारायण ने। इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया, कई बार प्रश्न आता है, तो बसंत कृष्ण ने इसका हिंदी में अनुवाद किया था। याद रखेंगे किसका, संविधान का। चीफ ड्राफ्ट कौन थे, चीफ ड्राफ्ट L.N. मुखर्जी। यानी ड्राफ्ट कमेटी बहुत सारी बनी थी, हम आगे देखें कमेटियां, तो कौन हट रहा है कौन जा रहा है, तो ये टैब वगैरह करते थे। तो पूछा जाता है कि चीफ ड्राफ्ट कौन थे, तो L.N. मुखर्जी थे। सभा का सचिव किसको माना गया था, तो HVR आयंगर को सचिव के रूप में संविधान सभा का चुना गया था, ये भी याद रखेंगे। और जो संविधान जो बना था, जो लिखा गया था, उस पर सजावट की गई थी, हर पृष्ठ पे सजावट की गई थी। तो शांति निकेतन के जो कलाकार बुलाए गए थे, इनका नाम था नंदलाल बोस और राम मनोहर सिंह। नंदलाल बोस और राम मनोहर सिंह को उसका डिजाइन के कारण से जाना जाता है। कहाँ के थे, शांति निकेतन के प्रमुख कलाकार थे, इनको बुलाया गया था। ठीक है ना, आज इतना ही है दोस्तों। बाकी हम अगले वीडियो में देखेंगे संविधान सभा में बहुत सारी समितियों का गठन हुआ है, प्रारूप समिति, झंडा समिति, संघ समिति, ये सब के बारे में डिटेल से जानेंगे। और आज यहीं तक है हमारा लेक्चर। और आज हमने देखा बहुत सारी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। और ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है GSY विष्णु सर, GSY विष्णु सर। ये सर्च करोगे टेलीग्राम पर तो वहां पर एक चैनल आएगा, वहां पर मेरा फोटो लगा हुआ होगा, वहां पर जाइए तो वहां बहुत सारी पीडीएफ, मैंने इंडियन पॉलिटी का पूरा पीडीएफ वहां पर हिंदी माध्यम के लिए और इंग्लिश माध्यम दोनों के लिए प्रोवाइड करा दिया है। और टॉपिक बाई टॉपिक क्वेश्चन आंसर भी है और टॉपिक बाई टॉपिक कंटेंट भी मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो बताइए वीडियो कैसा लगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।